पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा। सोनिया को भेजी चिट्ठी में लिखा, पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता, समझौता करने से चरित्र खत्म हो जाता है, कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। पंजाब में ताजा संकट पर कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी कांग्रेस। राज्य के नेताओं को आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा गया। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में विद्रोह की आवाज। चन्नी सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा, सिद्धू उसूलों के आदमी हैं, उन्हें कोई लालच नहीं। कई और मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबर। सिद्धू के बाद से पंजाब में इस्तीफों का दौर। पंजाब कांग्रेस के महासचिव गौतम सेठ और योगिंदर ढींगरा ने दिया इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी छोड़ा पद। चहल को 7 दिन पहले ही 21 सितंबर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पटियाला में सिद्धू से मिलने पंजाब के कई नेता उनके घर पहुंचे। मंत्री प्रगट सिंह भी शामिल। सूत्रों के मुताबिक प्रगट सिंह भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब सरकार में हलचल तेज। आज सुबह 10:30 बजे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। पहले 1 अक्टूबर को होनी थी बैठक। पंजाब के सीएम चन्नी का दावा, कहा सेटल हो जाएगा मामला। कहा, अगर मुझसे या किसी और से नाराजगी है तो उनसे मिलकर सेटल कर लिया जाएगा। सिद्धू हमारे अध्यक्ष हैं, मुझसे उनकी कोई नाराजगी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीएम चन्नी से मतभेद के कारण सिद्धू ने दिया इस्तीफा। मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे से नाराज हैं सिद्धू, क्योंकि कैप्टन के कुछ खास लोगों को दोबारा मंत्री बनाया गया है। अफसरों की पोस्टिंग में सिद्धू की नहीं चली। बड़े पदों पर सिद्धू की मर्जी के खिलाफ नियुक्ति हुई। अटॉर्नी जनरल और डीजीपी की नियुक्ति में भी सलाह नहीं ली गई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, सिद्धू से कोई नाराजगी नहीं, उन्हें नाराजगी है तो मिलकर बात करेंगे। मंत्री प्रगट सिंह बोले, सिद्धू से मिलकर बातचीत कर उनको समझा लेंगे। पंजाब में चन्नी सरकार में कामकाज का बंटवारा। सुखजिंदर रंधावा को गृह मंत्रालय दिया गया। प्रगट सिंह को उच्च शिक्षा और खेल मंत्रालय का प्रभार, तो डिप्टी सीएम ओपी सोनी को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय। सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धू पंजाब के लिए स्थिर इंसान नहीं है और सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए फिट नहीं है। सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी का तंज। संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, वो 2 आए नहीं, 1 चला गया, छा गए गुरु। बीजेपी बोली, चक्रव्यूह में फंस गई है कांग्रेस। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल बोले, सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है, मैंने पहले ही कहा था जिस तरफ भी गिरेगा तबाह कर देगा। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, सिद्धू एक ऐसा बम है जो कभी भी कहीं भी फट सकता है। पंजाब की बदकिस्मती, 1 हफ्ते बाद सोनिया राहुल के खिलाफ भी बोलेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने साधा निशाना। कहा, सिद्धू दलित विरोधी हैं, एक गरीब मां के बेटे को मुख्यमंत्री बनता देख बर्दाश्त नहीं कर पाए। राघव चड्ढा ने सिद्धू को स्वार्थी इंसान बताया। कांग्रेस नेता अलका लांबा का सिद्धू पर बड़ा हमला। बोली, सिद्धू को अब फुल टाइम कॉमेडी करने दीजिए, राजनीति में उनका वक्त खत्म हो चुका है। दिल्ली पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। चंडीगढ़ में बोले, मैं अपने काम से दिल्ली जा रहा हूं। पहले खबर थी कि कैप्टन दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिलेंगे। 30 सितंबर को चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस संगठन महासचिव केएसी वेणुगोपाल ने कहा, कन्हैया कुमार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रतीक हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा, 200 सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। सबसे बड़े विपक्षी दल को बचाना जरूरी है, नहीं तो देश नहीं बचेगा। देश के युवाओं से भी साथ आने की अपील की।
कन्हैया ने एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र के सवाल पर कहा, मैंने कांग्रेस के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला। मैं कांग्रेसी विचारधारा के साथ ही पला बढ़ा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया के साथ दिखे जिग्नेश मेवाणी। फिलहाल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन जिग्नेश ने कहा, अगला चुनाव कांग्रेस के निशान पर लड़ूंगा और युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा। सिद्धू के इस्तीफे और कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान एबीपी न्यूज से बोले, इसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस टाइटैनिक जहाज की तरह डूबने जा रही है। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का तंज, कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस में विलय हुआ। सीपीआई महासचिव डी राजा बोले, कन्हैया कुमार पार्टी के नेतृत्व के साथ ईमानदार नहीं थे। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा और आकांक्षाएं रही होंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल का दौरा करेंगे। कोझिकोड और वायनाड का दौरा भी करेंगे राहुल। गोवा की राजनीति में एंट्री को तैयार टीएमसी। आज कोलकाता में गोवा के पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरियो अपने समर्थकों के साथ टीएमसी में होंगे शामिल। पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरियो ने गोवा में 2017 में कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाने को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। दिग्विजय सिंह का बिना नाम लिए कहा, राज्य के प्रभारी ने दावा पेश करने से रोका। गोवा में पर्रिकर सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी नेता एवर्तानो फुर्रादो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक नवेलिम से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी और सीतापुर का दौरा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी का चुनाव अभियान तेज। फर्रुखाबाद से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का सचिव जितेंद्र सिंह ने मुकुट पहनाकर स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा, बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज कन्नौज में जनसभा। पार्टी के संस्थापक सदस्य कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव को अल्टीमेटम, कहा, हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सभी प्रयास कर लिया। अब इंतजार अखिलेश के जवाब का है, नहीं तो हमारी पार्टी सभी 403 सीटों पर दूसरे सेकुलर लोगों के साथ चुनाव लड़ेगी। ग्रेटर नोएडा में नहीं थम रहा सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण का विवाद। शिलापट से सीएम योगी समेत सभी नेताओं के नाम को काली स्याही से मिटाया गया। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते इसी तरह फटाफट अंदाज में। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासी घमासान। एनडीए में दो फाड़। बीजेपी ने कहा, हम विशेष दर्जे की कल्पना में नहीं। जेडीयू बोली, हम मांग मांग कर थक गए। सारण में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने रामायण को लेकर अपनी बात फिर दोहराई। कहा, रामायण को काल्पनिक मानता हूं और राम को भगवान नहीं मानता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को मिली राहत। भवानीपुर उपचुनाव पर रोक से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार। तय तारीख पर कल डाले जाएंगे वोट। 17 नवंबर को चुनावी खर्च का आकलन होगा। मुकुल रॉय विधायक पद के योग्य हैं या नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पीकर से 7 अक्टूबर तक फैसला लेने को कहा। बीजेपी ने कहा, दल बदलकर टीएमसी में गए मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष बनाना तय नियमों का उल्लंघन है, कार्रवाई हो। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। धर्मांतरण के आरोपों में घिरे यूपी के आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। सरकारी आवास पर धर्म विशेष के खिलाफ बात करने का आरोप। यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, आईएएस अफसर धर्मांतरण का काम करें और अपने आवास पर करें, ये एकदम गलत है। जांच शुरू हो गई है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को कस्टडी में लिया। तीनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर हो रही है पूछताछ। ओडिशा और आंध्र के तटों से टकराने के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में चक्रवाती तूफान गुलाब के असर से तबाही। मराठवाड़ा में 13 लोगों की मौत, 200 जानवर भी बहे। महाराष्ट्र के कोंकण, मराठवाड़ा और मुंबई के लिए अगले 24 घंटे अहम। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार तक रहेगा तूफान गुलाब का असर।
भारी से बहुत भारी बारिश होगी। इनकी घुसपैठ से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा करते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अंग्रेजी अखबार का हवाला देते हुए दावा किया है कि करीब 100 की संख्या में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करके तोड़फोड़ की है। दावा है कि चीनी सैनिकों ने पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में घुसपैठ की और कुछ घंटे के बाद वापस चले गए। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस रिपोर्ट को रिट्वीट किया है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखते हुए कहा है, चीन के 100 सैनिक उत्तराखंड में घुसे और तोड़फोड़ करने के बाद वापस चले गए। चीन ने लद्दाख में जमीन पर कब्जा किया है, सिक्किम में घुसपैठ की है और अब उत्तराखंड की यह घटना मोदी सरकार की नाकामी की वजह से चीन हम पर पूरे विश्वास के साथ हमला कर रहा है। अब पीएम मोदी किस ऐप पर बैन लगाएंगे? भारतीय सेना या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 30 अगस्त को चीन के 100 सैनिकों ने घुसपैठ की और कुछ घंटे के बाद वो वापस चले गए। जवाब में आईटीबीपी के जवानों ने उस इलाके में गश्त भी की। सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड के बाराहोती में उल्लंघन की मामूली घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैठ पर अधिकारी हैरान है। और देखिए, आज सर्जिकल स्ट्राइक को 5 साल पूरे हो गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की मार खाकर भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। चीन की शय पाकर अब और बड़ी साजिश करने की फिराक में है। पाकिस्तान तालिबान और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश का त्रिकोण खड़ा कर रहा है। साजिश के इस त्रिकोण की पोल खोल दी उरी में पकड़े गए पाकिस्तान के जिंदा आतंकी सबूत ने। साजिश का जिंदा सबूत। He has identified himself as Ali Babar Patra. तबाही का ये सारा सामान, घुसपैठ की बढ़ती कोशिशें। This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. दे रहे हैं गवाही, भारत पर लगी हैं गंदी निगाहें। एक नहीं, दो नहीं, तिकड़ी से रहना होगा सावधान। सितंबर 2016, अब से 5 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उरी की तरफ आंख उठाने का सबक पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों को सिखाया था। लेकिन जिंदा पकड़ा गया आतंकी अली बाबर सबूत बन गया है। ना तो पाकिस्तान बदला है, ना ही उसके मंसूबे। है अली बाबर ने जब मीडिया से बातचीत की उस वक्त एबीपी न्यूज की टीम भी वहां मौजूद थी। खुद एबीपी न्यूज ने भी उससे सवाल पूछा, अपनी बातचीत में बताया, एबीपी न्यूज के सामने बताया कि किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं वो खुश हैं। वो ये देखकर हैरान है कि जिस कहा गया था कि कश्मीर के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, यहाँ पर सभी लोग खुश हैं। उससे वो बेहद नाराज है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इस तरह से झूठ क्यों बोलती है, बरगलाती क्यों है। 19 साल का अली बाबर पाकिस्तान के देपालपुर का रहने वाला है, लेकिन लश्कर तैयबा ने उसके दिमाग में ऐसा जहर भरा कि होश संभालने से पहले ही उसने हथियार थाम लिए। अली बाबर 6 आतंकियों के साथ भारत में घुसा था। उसके 4 साथी भाग गए, जबकि एक मारा गया। पकड़े गए हथियार साजिश की गवाही दे रहे हैं। 9 दिन लंबा ये ऑपरेशन चला और उसके पास ये देखिए कितना बड़ा हथियारों का जखीरा ये बरामद हुआ है। AK-47 है, हैंड ग्रेनेड्स हैं, ये मैगजीन है और उसके पास ये वॉर लाइक स्टोर और उसके साथ साथ जो एम्यूनिशन है वो उसके पास से मिला है। पूछताछ में सामने आया कि अली बाबर और उसके साथियों को उरी जैसा हमला करने का आदेश था। This infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. लेकिन कंगाल हो चुका पाकिस्तान ऐसा कैसे कर पा रहा है? ये सामने आया अखनूर में हुए दूसरे ऑपरेशन में। यहाँ बीएसएफ को मिली 4 बंदूकें, जिसमें 3 चीन की बनी है और 1 पाकिस्तान की। न केवल बीएसएफ को ये नशीले पदार्थ मिले, बल्कि 8 मैगजीन, 100 राउंड और 4 पिस्टल भी यहाँ पर बरामद हुई हैं। इन 4 पिस्टल्स में से अगर बात करूँ तो इन 4 पिस्टल्स में से 3 पिस्टल चाइनीज हैं और 1 पिस्टल जो है वो पाकिस्तान में। ये 2 अलग मामले जरूर हैं, लेकिन बड़ी साजिश की छोटी परत है। पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन फिर शुरू हो चुका है। साल 2021 में पाकिस्तान की तरफ से 33 बार घुसपैठ की कोशिशें हुई, जिसमें 11 आतंकी मारे गए, जबकि 20 घुसपैठिए पकड़े गए। पीओके के लॉन्च पैड फिर सक्रिय हो चुके हैं। ये सब तब हो रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है।
क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी है, पिछले कुछ अरसे से उसमें कुछ इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद से भारत में आतंकियों की घुसपैठ बढ़ सकती है, वैसा ही होता नजर आ रहा है। अब भारत के सामने चुनौती 3 गुनी हो गई है। एक तरफ भारत में आतंकी भेजने वाला पाकिस्तान है, जिसे तालिबान के खाली हुए आतंकियों से उम्मीद है। साथ में पाकिस्तान को फंड मुहैया कराने वाला चीन भी है। वहीं LAC पर चीन ने अपनी हरकतें और बढ़ा दी हैं। वो LAC पर अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत कर रहा है, जिससे साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस तिकड़ी की तिकड़म से भारत को ज्यादा चौकस रहना होगा। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और इनके इशारे पर बढ़ता तालिबान। जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें भी इस तिगड़ी की तिकड़म पर लगी हैं। अखनूर से अजय बाशलू के साथ उरी से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। पाकिस्तान के आतंकी के बाद अब बात पाकिस्तान के इमरान खान की, जिनके फोन की बैटरी भी फुल है, नेटवर्क भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाइडन से बात उनकी नहीं हो पा रही है। इमरान परेशान है, लेकिन बाइडन है कि पसीज ही नहीं रहे हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, बेइंतहा इंतजार से इमरान परेशान है। इंतजार में इमरान घुटे जा रहे हैं। इंतजार में इमरान जार जार रो रहे हैं। इमरान के इंतजार के इम्तिहान ले रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। Predict at this point in time. If they do a call, we will of course read it out to all of you. Go ahead, Yamish. ये बयान व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी का है। जेन का ये बयान बाइडेन और इमरान की फोन कॉल को लेकर किया गया था, क्योंकि अफगानिस्तान के बदले हालात के बाद से बाइडेन ने इमरान से बात तक नहीं की है। बाइडेन से बात न हो पाने को लेकर जब इमरान से कुछ दिन पहले सवाल किया गया था, तो इमरान का जवाब आपको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत को याद दिलाता है। इमरान ने कहा वो व्यस्त शख्स हैं और बाइडेन से ही पूछा जाना चाहिए कि इतने बिजी क्यों हैं कि फोन भी नहीं कर सकते। हकीकत से अनजान होने की कोशिश करते इमरान बाइडेन से पूछो कहकर खिसिया रहे हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान और आतंक का गठजोड़ एक्सपोज हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को पाल रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बारे में वैश्विक समुदाय की नीतियों के हिसाब से चलना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खुद को आतंक पीड़ित बताकर इमरान मगरमच्छ के आंसू टपका रहे थे, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। पाकिस्तान को इंतजार और भारत के इस्तकबाल ने इमरान के जले पर और नमक छिड़कने का काम कर दिया है। दुनिया को चीन की चालबाजी आशंकित कर रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि पैसों के लिए अपना जमीर भी चीन को गिरवी रख चुका है और अब दुनिया भी पाकिस्तान को चीन की कॉलोनी की तरह देख रही है और उसके कठपुतली वजीर आजम से बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रही है। चलिए आगे बढ़ते एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा देते हैं। ब्रिटेन में फूड चेन सप्लाई के बाद अब लोगों को तेल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर तेल के इंतजार में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आखिर अचानक से सप्लाई चेन पर इतने बड़े संकट के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। ब्रिटेन की सड़कों पर रफ्तार भरने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार ने बढ़ाई सरकार की चिंता। पेट्रोल पंप पर तेल की कमी से ब्रिटेन के लोगों का हाई होता पारा। हमेशा भागती दौड़ती रहने वाली ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के पहिए थम से गए हैं और इसकी वजह है पेट्रोल पंप पर तेल की भारी कमी। ब्रिटेन की सड़कों पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी ये लाइन पेट्रोल की जिस कमी की वजह से लगी है, सबसे पहले आपको उसके पीछे की वजह बता देते हैं। ब्रिटेन में तेल की कमी के पीछे सबसे बड़ी वजह है ट्रक ड्राइवरों की कमी। अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन में इस समय करीब 1 लाख से अधिक ट्रक ड्राइवरों की कमी हो गई है। हालांकि ब्रिटेन सरकार के साथ साथ सभी बड़ी तेल कंपनियों शेल, एक्सोनोमोबिल
और ग्रीनर्जी ने ये साफ किया है कि देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। कमी है तो ट्रक ड्राइवरों की, जो तेल के टैंकरों को पेट्रोल पंप तक पहुंचाते थे। ब्रिटेन में अचानक से ट्रक ड्राइवरों की कमी के पीछे भी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह जो मानी जा रही है वो है ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट के बाद 2020 में कई यूरोपीय देशों के ड्राइवर जो अपने देश वापस लौट गए थे वो अब वापस ब्रिटेन नहीं आना चाहते। दूसरी बड़ी वजह है ब्रिटेन सरकार की वीजा नीति। ब्रेग्जिट से पहले जो ड्राइवर यूरोपीय यूनियन से आसानी से इंग्लैंड आ जाते थे वो अब ब्रिटेन सरकार की अपनी कठोर वीजा नीति के कारण इंग्लैंड नहीं आ पा रहे हैं। तीसरी वजह कोरोना महामारी के कारण जो ड्राइवर अपने घर चले गए थे वो अभी काम पर वापस नहीं लौटे हैं। चौथी वजह ब्रिटेन में जो बुजुर्ग ड्राइवर रिटायर हो गए हैं उसकी जगह नए ड्राइवरों की भर्ती नहीं हुई है। ब्रिटेन को तेल संकट से उबारने के लिए सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप तक तेल टैंकर पहुंचाने के लिए सरकार ने सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। सेना के टैंकर ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो जरूरत के हिसाब से तेल टैंकर पेट्रोल पंप तक पहुंचा सके। ड्राइवरों की कमी को देखते हुए सरकार ट्रक ड्राइवरों के लिए अस्थायी वीजा जारी करेगी। कोरोना की वजह से वापस लौटे ट्रक ड्राइवरों को जल्द से जल्द काम पर आने का आदेश दिया गया। और अब खबर सीरिया से। सीरिया के उत्तरी हिस्से में मंगलवार को 2 जोरदार धमाके हुए जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 से ज्यादा लोग घायल। 2 धमाके से बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें साफ देखी जा सकती है। बाइक सवार के आत्मघाती धमाके का दावा किया जा रहा है। जहां धमाका हुआ वहां बुरी तरह क्षतिग्रस्त बाइक भी मिली है। जिस इलाके में धमाका हुआ वो तुर्की समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाला है। यूएन ने कुछ दिन पहले ही सीरिया के हालात पर चिंता जताई थी। सीरिया में 2011 में शुरू हुए विद्रोह के बाद अब तक 3.5 लाख लोग मारे गए हैं और यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र का है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का मानना है कि मरने वालों की असली तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और आइए आपको लंदन से आई तस्वीरें दिखाते हैं। लंदन में कल जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म नो टाइम टू डाई का प्रीमियर रखा गया जिसमें ब्रिटिश शाही परिवार भी शामिल होने के लिए पहुंचा। प्रिंस चार्ल्स के साथ डचेस ऑफ कॉर्नवॉल कैमिला ने भी इस मौके पर शिरकत की और ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज यानी कि प्रिंस विलियम्स और उनकी पत्नी केट मिडल्टन भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि नो टाइम टू डाई डैनियल क्रेग के जेम्स बॉन्ड सीरीज की आखिरी फिल्म है। फिल्म कल रिलीज हो रही है। फिल्म पहले ही रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से इसे अब रिलीज किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा। सोनिया को भेजी चिट्ठी में लिखा, पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता। समझौता करने से चरित्र खत्म हो जाता है। कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। पंजाब में ताजा संकट पर कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी कांग्रेस। राज्य के नेताओं को आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा गया है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में विद्रोह की आवाज। चन्नी सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा सिद्धू उसूलों के आदमी हैं, उन्हें कोई लालच नहीं। कई और मंत्रियों के इस्तीफा देने की भी खबर है। सिद्धू के बाद से पंजाब में इस्तीफों का दौर। पंजाब कांग्रेस के महासचिव गौतम सेठ और योगिंदर ढींगरा ने भी इस्तीफा दे दिया है। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी छोड़ा पद। चहल को 7 दिन पहले ही 21 सितंबर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पटियाला में सिद्धू से मिलने पंजाब के कई नेता उनके घर पहुंचे। मंत्री परगट सिंह भी शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, परगट सिंह भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब सरकार में हलचल तेज। आज सुबह 10:30 बजे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पहले 1 अक्टूबर को होने वाली थी बैठक। पंजाब के सीएम चन्नी का दावा, कहा सेटल हो जाएगा मामला। कहा अगर मुझसे या फिर किसी और से नाराजगी है तो उससे मिलकर सेटल कर लिया जाएगा। सिद्धू हमारे अध्यक्ष हैं, मुझसे उनकी कोई नाराजगी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीएम चन्नी से मतभेद के कारण सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे से वो नाराज है क्योंकि कैप्टन के कुछ खास लोगों को दोबारा मंत्री बना दिया गया है। अफसरों की पोस्टिंग में सिद्धू की नहीं चली। बड़े पदों पर सिद्धू की मर्जी के खिलाफ नियुक्ति हुई। अटॉर्नी जनरल और डीजीपी की नियुक्ति में भी सिद्धू से सलाह नहीं ली गई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा सिद्धू से कोई नाराजगी नहीं है, उन्हें नाराजगी है तो मिलकर बात करेंगे। मंत्री परगट सिंह बोले सिद्धू से मिलकर बातचीत कर उनको समझा लेंगे।
पंजाब में चन्नी सरकार में कामकाज का बंटवारा, सुखजिंदर रंधावा को गृह मंत्रालय दिया गया, प्रगट सिंह को उच्च शिक्षा और खेल मंत्रालय का प्रभार, तो डिप्टी सीएम ओपी सोनी को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय। सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैंने पहले ही कहा था सिद्धू पंजाब के लिए स्थिर इंसान नहीं है और सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए फिट नहीं है। सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी का तंज, संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, वो 2 आए नहीं कि 1 चला गया, छा गए गुरु। बीजेपी बोली चक्रव्यूह में फंस गई है कांग्रेस। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल बोले, सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है, मैंने पहले ही कहा था जिस पर भी गिरेगा तबाह कर देगा। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा सिद्धू एक ऐसा बम है जो कभी भी कहीं भी फट सकता है। पंजाब की बदकिस्मती, 1 हफ्ते बाद सोनिया राहुल के खिलाफ भी बोलेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा, कहा सिद्धू दलित विरोधी है, एक गरीब मां के बेटे को मुख्यमंत्री बनता देख बर्दाश्त तो नहीं कर पाए। राघव चड्ढा ने सिद्धू को स्वार्थी इंसान बताया। कांग्रेस नेता अलका लांबा का सिद्धू पर बोले, सिद्धू को अब फुल टाइम कॉमेडी करने दीजिए, राजनीति में उनका वक्त अब खत्म हो चुका है। दिल्ली पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, चंडीगढ़ में बोले, मैं अपने काम से दिल्ली जा रहा हूं। पहले खबर थी कि कैप्टन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा, व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। 30 सितंबर को चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, कन्हैया कुमार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रतीक। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा, 200 सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं, सबसे बड़ी विपक्षी दल को बचाना जरूरी, नहीं तो देश नहीं बचेगा। देश के युवाओं से भी साथ आने की अपील की। कन्हैया ने एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र के सवाल पर कहा, मैंने कांग्रेस के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं कहा, मैं कांग्रेसी विचारधारा के साथ ही पला बढ़ा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया के साथ दिखे जिग्नेश मेवानी फिलहाल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन जिग्नेश ने कहा, अगला चुनाव कांग्रेस के निशान पर लड़ूंगा और युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा। सिद्धू के इस्तीफे और कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, एबीपी न्यूज से बोले, इसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस टाइटैनिक जहाज की तरह डूबने जा रही है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का तंज, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस में विलय हुआ। सीपीआई महासचिव डी राजा बोले, कन्हैया कुमार पार्टी के नेतृत्व के साथ ईमानदार नहीं थे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा और आकांक्षाएं रही होंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर कोझिकोड और वायनाड का दौरा करेंगे। गोवा की राजनीति में एंट्री को तैयार टीएमसी, आज कोलकाता में गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरियो अपने समर्थकों के साथ टीएमसी में शामिल होंगे। पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरियो ने गोवा में 2017 में कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाने को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। दिग्विजय सिंह का बिना नाम लिए कहा, राज्य के प्रभारी ने दावा पेश करने से रोका। गोवा में पर्रिकर सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी नेता एवर्तानो फटारो कांग्रेस में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक नवेलिम से लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी और सीतापुर का दौरा, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी का चुनाव अभियान तेज, फर्रुखाबाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का सचिव जितेंद्र सिंह ने मुकुट पहनाकर स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज कन्नौज में जनसभा, पार्टी के संस्थापक सदस्य कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव को अल्टीमेटम, कहा हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सभी प्रयास कर लिए, अब इंतजार अखिलेश के जवाब का है, नहीं तो हमारी पार्टी सभी 403 सीटों पर दूसरे सेक्युलर लोगों के साथ चुनाव लड़ेगी। ग्रेटर नोएडा में नहीं थम रहा सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण का विवाद, शिलापट से
सीएम योगी समेत सभी नेताओं के नाम को काली स्याही से मिटाया गया। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासी घमासान, एनडीए में दो फाड़। बीजेपी ने कहा हम विशेष दर्जे की कल्पना में नहीं, जेडीयू बोली हम मांग कर थक गए। सारण में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने रामायण को लेकर अपनी बात फिर दोहराई। कहा रामायण को काल्पनिक मानता हूं और राम को भगवान नहीं मानता। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों पर दिए बयान पर घिरे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। भोपाल में थाने के सामने पूर्व छात्रों ने किया प्रदर्शन। एमपी के गृह मंत्री ने कहा बाल आयोग की चिट्ठी की जांच के बाद होगी कार्रवाई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में सोयाबीन में फल नहीं लगने से परेशान किसान। खराब सोयाबीन की अर्थी निकालकर दाह संस्कार किया और पेड़ पर बैठकर 2 घंटे तक घंटी बजाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली राहत। भवानीपुर उपचुनाव पर रोक से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार। तय तारीख पर कल डाले जाएंगे वोट। 17 नवंबर को चुनावी खर्च का आकलन होगा। मुकुल रॉय विधायक पद की योग्य है या नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पीकर से 7 अक्टूबर तक फैसला लेने को कहा। बीजेपी ने कहा दल बदलकर टीएमसी में गए मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष बनाना तय नियमों का उल्लंघन है, कार्रवाई। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने के दौरान कोर्ट ने कहा दंगे अचानक नहीं हुए, पहले से साजिश रची गई थी। धर्मांतरण के आरोपों में घिरे यूपी के आईएएस अधिकारी इफ्तिखार उद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। सरकारी आवास पर धर्म विशेष के खिलाफ बात करने का आरोप। यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा आईएएस अफसर धर्मांतरण का काम करें और अपने आवास पर करें, ये एकदम गलत है। जांच शुरू हो गई है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को कस्टडी में लिया। तीनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ हो रही है। तो देखिए कुछ और बड़ी और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश की। ओडिशा और आंध्र के तटों से टकराने के बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में चक्रवाती तूफान गुलाब के असर से तबाही। मराठवाड़ा में 13 लोगों की मौत, 200 जानवर भी बहे। महाराष्ट्र के कोंकण, मराठवाड़ा और मुंबई के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार तक रहेगा तूफान गुलाब का असर। भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मुंबई से लगे भिवंडी में मूसलाधार बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त। कई रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव, सैकड़ों दुकानों में भी पानी घुसा। सामान शिफ्ट करने पर मजबूर हुए लोग। मुंबई से लगे पालघर जिले में तूफानी बारिश से नदी और नाले उफान पर। सूर्या नदी के बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। नदी किनारे गांवों में लोगों को अलर्ट किया गया। औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश से कई मकानों के गिरने की खबर। शहर के ऐतिहासिक टाउन हॉल की छत भी क्षतिग्रस्त, कई पेड़ भी जड़ से उखड़े। नासिक में लगातार हो रही भारी बारिश की गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोदावरी से लगे कई इलाके जलमग्न हुए। गुजरात में चक्रवाती तूफान गुलाब के असर से अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार। वडोदरा में कल भी भारी बारिश हुई, कई इलाके डूबे दिखे। गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से उकाई बांध के 9 गेट खोले गए। सूरत और तापी दोनों जिलों में नदी किनारे इलाकों में विशेष निगरानी। महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के लिए भी अलर्ट। अगले 24 घंटे में कहीं मध्यम, कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश के आसार। यूपी के एटा जिले में डेंगू का कहर। एक ही गांव में 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिलने का दावा। स्वास्थ्य विभाग पर गांव वालों ने अनदेखी और लापरवाही के आरोप लगाए। एटा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डेंगू के बढ़ते मामलों को कोरोना जैसी चुनौती बताया। कहा पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता अभियान चलाने के लिए दिए गए निर्देश। लापरवाही हुई तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। मेरठ और आसपास भी डेंगू के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी। मेरठ में डेंगू के 28 नए केस मिले। 70 लोग अभी अस्पताल में भर्ती तो 86 लोग घरों में ही करवा रहे हैं इलाज।
गोरखपुर में डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में कमी का दावा। सीएमओ सुधाकर पांडे के मुताबिक 24 घंटे में डेंगू का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। गाजियाबाद के आकाशनगर समेत कई इलाकों में जलजमाव और गंदगी से डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा। लोगों का आरोप, अधिकारियों से शिकायतों के बाद भी नहीं उठाए जा रहे कोई कदम। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ में बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट शहीद। एक नक्सली भी ढेर। जगुआर टीम जब नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर थी तभी मुठभेड़ हुई। सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह से पहले उरी में सेना को बड़ी कामयाबी। घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को जिंदा पकड़ा। 7 दिन में सेना ने 7 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी अली बाबर का कबूलनामा। मुजफ्फराबाद के सैनिक कैंप में 9 पाकिस्तानियों के साथ ट्रेनिंग दी गई थी। आईएसआई ने लश्कर में शामिल होने के लिए 20,000 रुपए दिए। कश्मीर में दाखिल होने के लिए और 20,000 रुपए देने का वादा था। जम्मू के अखनूर में हथियार और ड्रग्स तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश। बीएसएफ ने एक बैग से 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 1 किलो ड्रग्स और 3.25 लाख के जाली नोट बरामद किए। आइए कुछ और खबरों पर अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। रोहिणी कोर्ट शूटआउट के बाद दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बने धमकी भरे वायरल मैसेजेस। एक मैसेज में लिखा, हम चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर गए हैं। जल्द धमाका होगा। गैंग के गुर्गों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पैनी नजर। सूत्रों के मुताबिक सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की नीलामी के लिए आज बोलियां आज से खोली जाएंगी। 14 अक्टूबर तक मिल सकता है एयर इंडिया का नया मालिक। सुप्रीम कोर्ट में पटाखा बिक्री के खिलाफ दायर याचिका पर आज भी सुनवाई। पटाखों को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताते हुए उन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग। लेकिन पटाखा निर्माता कंपनियां पाबंदियों के खिलाफ। कल सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के उल्लंघन पर चिंता जाहिर की थी। आज है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस। हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए तेज होती जागरूकता की मुहिम। भारत में 25 से 60 साल के बीच के लोग हार्ट अटैक की बीमारियों से सबसे ज्यादा जान गंवा रहे हैं। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल का फैसला। लीग चरण के 8 अक्टूबर को होने वाले आखिरी 2 मैच एक ही समय पर शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। अगले सीजन के लिए 2 टीमों की घोषणा 25 अक्टूबर को होगी। तो नमस्ते भारत का आज का स्पेशल सेगमेंट आपके दिल को समर्पित है, क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश दुनिया में जितनी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा मौत हर साल सिर्फ दिल की बीमारी की वजह से हो जाती है। और भारत में 25 से 60 साल वाले इस बीमारी से सबसे ज्यादा जान गंवा रहे हैं। कई बार डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, मैं बचूंगा नहीं। इस दर्द को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। ये हमारा हार्ट होता है, सडन हार्ट अटैक होता है। वो इस तरह से होता है कि जहाँ पूरा बंद हो जाता है और नीचे ब्लड सप्लाई बिल्कुल 100% बंद हो जाती है, वो मेजर अटैक होता है। अर्बन इंडिया में ब्लड प्रेशर की बीमारी है ये, और साइलेंट किलर है ये। क्या आप अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं? क्या आप मेंटल स्ट्रेस है आपको? क्या जॉब का स्ट्रेस, बाकी चीज़ों का स्ट्रेस? अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। मार्कर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पेशेंट को हार्ट अटैक चल रहा है। क्या आपका दिल घबराता है? क्या आपकी धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं? क्या आपकी सांसें फूलने लगती हैं? क्या आपको अचानक सीने में दर्द होता है? इन सारे सवालों का जवाब अगर हाँ है तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि ये लक्षण दिल की बीमारी से जुड़े हैं और मुमकिन है कि आप भी हिंदुस्तान के उन 59 करोड़ लोगों में शामिल हों जिनके दिल की सेहत संदेह के दायरे में है। और ऐसा कह के हम आपको डराना नहीं चाहते, आगाह करना चाहते हैं कि इससे पहले धड़कनों पर बीमारी धावा बोले, आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करें। सावधानी क्यों जरूरी है, वो हम आपको दिल्ली के मशहूर धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की मदद से समझाएंगे। उससे पहले कुछ आंकड़े देख लीजिए। WHO के मुताबिक कोरोना की वजह से पिछले साल दुनिया में 18,13,000 लोगों की जान गई, जबकि 2019 में 1,79,00,000 लोगों की जान दिल की बीमारी ने ले ली।
जो कि पूरी दुनिया में हुई मौतों का 32% है। और आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इन 1,79,00,000 लोगों में 1,52,00,000 वो लोग थे जिन्हें सीधे दिल का दौरा पड़ा और जान चली गई। कहते हैं कई बार हार्ट डिसीज आपको टाइम भी नहीं देती कि आप हॉस्पिटल पहुंच पाए। अक्सर सुना होगा आपने कि रात में पेशेंट सोया, सुबह उठा नहीं, पार्क में वॉक करने गए थे, लौटे नहीं। तो वो एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। 50% हार्ट अटैक के पेशेंट हॉस्पिटल जाने का मौका भी नहीं मिलता एंड मेजॉरिटी में वो अपने सिम्टम्स को जज नहीं कर पाते, लाइटली लेते हैं, गैस का दर्द समझते हैं और जब तक आते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। और भाग दौड़ भरी जिंदगी भारतीयों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल जर्नल द लैंसेट के मुताबिक 1990 में देश के भीतर 13 लाख लोगों की मौत दिल की बीमारी से हुई थी, जो कुल मौत का 13% था। जबकि साल 2016 में दिल की बीमारी से देश में 28 लाख मौतें दर्ज हुई, जो कुल मौत का 28% था। इन आंकड़ों का मतलब है कि वक्त के साथ दिल की बीमारी देश के भीतर बढ़ी है और अभी से आप सचेत नहीं हुए तो भविष्य में सांसों पर संकट और बड़ा होगा। तो देखिए, इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे के दिन हम अपील कर रहे हैं कि अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें और जो तमाम डॉक्टर्स प्रिकॉशंस बताते हैं उन पर जरूर नजर बनाकर रखें और उनको फॉलो भी करें। नमस्ते भारत। आप तो जानती हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खाने के लिए जीते हैं और एक वो जो जीने के लिए खाते हैं। हम और आप तो खाने के लिए जीते हैं और आज हम आ गए हैं एक उदवादा में एक पारसी घर में। मेरे दोनों तरफ जुबीना जी हैं, ज़ेनोबिया जी हैं, देवरानी जेठानी है और बीच में मैं फंस गया हूँ क्योंकि बहुत सारा खाना मेरे आगे रख दिया गया है। पर ये क्या खाना है ये आप ही मुझे बताएंगे ज़ेनोबिया जी। रंग बिरंगे और खुशबूदार पारसी पकवानों से मेज भरी हुई थी, लेकिन किचन का हाल कुछ कैमरा फ्रेंडली नहीं था क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में धुएं और पसीने के बीच ज़ेनोबिया और जुबीना ने अपने शेफ्स के साथ हमारे लिए पहले से बनाकर रखी थी लजीज डिशेस। पर कोई बात नहीं, हम खाते जाएंगे, बतियाते जाएंगे और आपको स्क्रीन पर दिखाते जाएंगे कि कैसे आप भी बना सकते हैं ये लाजवाब पारसी पकवान अपने घर की रसोई में। ये है मटन पुलाव दाल, बस थोड़ा थोड़ा दीजिएगा। और ये हमारा जो भाटिया चिकन है। भाटिया चिकन? हाँ, भाटिया चिकन। हाँ, भाटिया। ये जो ट्रेवलिंग में जाते हैं ना तो यू कैन टेक दिस ड्राई चिकन, तो ज्यादा। अच्छा, भाटिया हमारे यहाँ एक सरनेम होता है नॉर्थ इंडिया में, पंजाबी। अच्छा, भाटिया जी। भाटिया साहब बुरा मत मानिएगा, इसका नाम भाटिया चिकन है। और ये है फ्राइड फिश। आप भी सर्व कर लें अपने आप को, फिर हम खाना शुरू करेंगे। हाँ जी। अब मुझे बताइए कि इसमें फर्क क्या है, एक एक डिश के बाद लेके चलते हैं हम। ये पहले जो ये मटन पुलाव है, मटन को मैरिनेट करते हैं मसाला में और फिर उसको कुक करते हैं, राइस को बिछाते हैं जैसे आप बिरयानी बनाते हैं, हम लोग पुलाव बनाते हैं। पर लगभग रेसिपी वैसे ही है, सिमिलर है पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है ही। ऐसा कोई मसाला जो यूज करते हो आप इसमें जो बिरयानी में नहीं यूज होता है? ऑलमोस्ट सेम मसाले होते हैं। गरम मसाला एंड ऑल। ये जो दाल है वो धनसाग दाल और ये दाल सेम ही होता है। और ये दाल में भी यूज कस्तूरी मेथी, पम्पकिन रखते हैं, फिर अनियंस, टमाटोज बॉईल करके देन वी यूज वन मसाला दैट इज कॉल्ड धनसाग मसाला। तो ये दाल है, चावल है और मटन है? हाँ जी। ऑलरेडी दाल चावल मटन मिला के एक डिश पूरी है। मैं बहुत सारी 4 डिशेस खा रहा हूँ, एक की बात हुई। और हम जो भी खाना बनाते हैं वुड पे बनाते हैं। हाँ, आपकी किचन में हमने किचन में इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ आग जल रही है बहुत ज़्यादा और धुआं और राख है, बहुत पसीना आता है। बहुत पसीना आता है। हम लोग गैस भी यूज़ करते हैं लेकिन हमारे वहाँ डेग्स बहुत बड़े होते हैं, तो उसके लिए जो फायर और हीट जो लगती है वुड की वो लेवल में स्प्रेड हो जाती है। प्लस इट गिव्स अ स्मोकी फ्लेवर। अब उसको स्मोकी फ्लेवर आता है। हाँ, बेकरी में भी बात कर रहा था कि जब आग पे खाना बनता है लकड़ी का, तो आप कह रहे हैं कि उसमें जो धुएं का जो फ्लेवर आता है वो उससे टेस्ट अलग हो जाता है एंड वो हमारे खाने की खासियत है। भाटिया इज अ गुजराती वर्ड जो हम पार्सल खाना जो लेके जाते हैं उसको हम भाटिया बोलते हैं हमारे पारसी लैंग्वेज में। तो ये भाटिया चिकन जो होती है तो उसको 1-2 दिन रख सकते हैं हम। इट इज़ अ ड्राई चिकन
तो ड्राई चिकन जनरली ट्रैवलिंग के लिए पैक किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में पूड़ी आलू पैक कर दिया जाता है जब भी किसी को कहीं जाना हो। आप हम लोग भाटिया चिकन लेके जाते हैं। भाटिया साहब नॉर्थ इंडिया में पूड़ी आलू खा रहे हो, गुजरात में अगर आएंगे तो भाटिया चिकन ही मिलेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं जो ये 2-3 दिन रहे सही रहे? डेगची में ओपन कुक करते हैं। इफ यू क्लोज द डेगची तो उसमें पानी निकल आता है। इसको ओपन ड्राई, कीप इट ओपन, तो पानी ड्राई हो जाता है, यू नो। पानी सूख जाता है तो सूखा रहेगा ना, पानी होगा तो रहेगा नहीं जाता। तो पानी सूख जाएगा तो देन इट गिव्स यू लाइफ की 2-3 दिन ये ट्रैवलिंग में काम आ जाता है। अच्छा, ये बात करते हैं कि जब आप लोग ईरान से यहाँ पे आए तो मुझे जो पता लगा कि भाई जादी राणा ने कहा कि आप यहाँ रह सकते हैं लेकिन आप कपड़े जो हैं वो अपने नहीं पहनेंगे, वो हमारे गुजरात के पहनेंगे। हाँ जी। जबान आप गुजराती बोलेंगे, अपनी जबान भूल जाइए। लेकिन खाना आपने अपना बचा के रखा है। हाँ जी। ये खाना गुजराती कतई नहीं है, हालांकि उदवादा गुजरात में है, लेकिन ये खाना प्योर पारसी खाना है। हाँ जी। ये जो फिश है ये आपने मुझे बताया था कुछ अलग तरीके से बनती है। हाँ जी। ये कैसे अलग तरीके से, क्या बनाया ये इसमें अलग मीन्स लाइक हम जब उसको मसाला करते हैं तो समटाइम्स वी पुट एग टू गिव दैट लिटिल क्रिस्पीनेस टू द फिश। तो ये ऊपर जो ये मुझे क्रिस्पीनेस आ रही है ये अंडा है या अंडे का मैरिनेशन करते हैं, वो रख देते हैं बाद उसमें फ्राई करते हैं बाद में। ऐसे ही जैसे फिश होती है उसमें मसाला डाल दो, उसमें ही अंडा डाल दो एंड रब इट। ओके, जैसे अंदर मसाला मिला देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सब तो सारी डिशेस आपने बता दी, ऐसा क्या पारसी फूड में अलग फ्लेवर होता है जो कि नॉर्मल नॉर्थ इंडियन फूड से अगर मैं बोलूं कि अलग होगा? मुझे खाने में पता लग रहा है, ऐसा क्या है जो सांभर मसाला? सांभर इज इट डिफरेंट फ्रॉम साउथ इंडियन सांभर, एनी अदर सांभर? यस, बहुत डिफरेंट। तो क्या फर्क है, क्या क्या होता है उसमें, बताइए जरा मुझे। पारसी सांभर इज मेड ऑफ ज्यादा लहसुन, लाल मिर्ची और तेल में बनाते हैं। लहसुन, लाल मिर्ची और तेल। वो जो मसाला होता है जो हम दाल में डालते हैं, लाइक विद द धनसाक मसाला, वो सांभर मसाला भी डालते हैं। ऑफ कोर्स साउथ के सांभर से बहुत डिफरेंट रहते हैं, वो सांभर रहता है और ये सांभर रहता है। ओके, सो दिस इज सांभर मसाला इज प्योर पारसी मसाला जो कि आपके खाने को अलग से हाँ जी फ्लेवर देता है। हाँ जी। एंड धनसाक के साथ धनसाक मसाला वो भी अलग, वो अलग है। वो तो हम लोग क्या तो राजमा मसाला, छोले मसाला, पाव सा। अब एक चीज़ बताइए मुझे, घर में वैसे तो फैमिली होटल चलाती है यहाँ पे, पर घर में आप देवरानी है, आप जेठानी है और हमारे तो सास बहू टाइप के सीरियल बहुत चलते हैं। कौन अच्छा खाना बनाता है? नहीं, मैं देखिए इतना प्यार किसी परिवार में मिलेगा, दोनों ने एक दूसरे की तरफ उंगली उठा दी कि खाना बनाने का काम दूसरा करेगा, मैं नहीं बनाऊंगी, ये अच्छा बनाती है। पर हम सीरियल भी बहुत अच्छे दिखते हैं और खाते नहीं, हम लोग बाद में खाएंगे आप कह रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होगी, कहीं कुछ ऐसे ही नया भाटिया चिकन टाइप का खाते हुए या फिर कोई नई शहर को घूमते घुमाते हुए। देखते रहिए एक अकेला शहर में। बात कन्हैया कुमार की जो कल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वामपंथ का साथ छोड़ चुके कन्हैया सीपीआई दफ्तर से खुद के साथ सामान भी ले गए हैं, जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। वाम की नाव छोड़कर कांग्रेस के जहाज पर कन्हैया कुमार सवार हो चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होना कन्हैया की सियासी अनुकूलता भी माना जा रहा है, लेकिन इधर सियासी टेम्परेचर बढ़ा और उधर पुराने रिश्ते बिल्कुल ठंडे पड़ गए। कन्हैया ने पार्टी क्या बदली, सामान्य शिष्टाचार पर भी मानो बर्फ जम गई। जिस एसी ने कन्हैया को अब तक गर्मियों में राहत की ठंडक दी, वही एसी अब विवादों की गर्मी बढ़ा रहा है। जब कन्हैया कुमार दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए तो विवाद पटना स्थित सीपीआई दफ्तर में खड़ा हो गया। कुछ दिनों पहले सीपीआई दफ्तर में शिफ्टिंग के दौरान कन्हैया एसी भी खोल कर ले गए। हालांकि कन्हैया जिस एसी को निकाल कर ले गए हैं उसे उन्होंने ही खरीदा था। कमरा लिया है, वहाँ लगवाना है। फिलहाल मैं अभी खरीदने की स्थिति में नहीं हूँ, तो दफ्तर ने कह दिया कि हाँ ठीक है आप ले जा सकते हैं, आपने लगवाया है तो आप ले जा सकते हैं। भले ही एसी कन्हैया कुमार ने खुद खरीदा हो, लेकिन दफ्तर से एसी उखाड़ने की जमकर आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कन्हैया के एसी ले जाने पर खूब चुटकियां ले रहे हैं।
और अब आपको आइए दिखाते हैं ऑल इंडिया ड्रोन लाइट शो के नजारे। आईआईटी दिल्ली में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस शो का आयोजन किया था। रात में ड्रोन की लाइट से आसमान में ऐसा नजारा बन गया मानो तारे टिमटिमा रही हो। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया था। तस्वीरें आपके सामने, आईआईटी दिल्ली ने शो का आयोजन किया। ड्रोन लाइट शो के नजारे इस वक्त आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में तारे हैं। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ में जैगुआर के डिप्टी कमांडर राकेश कुमार शहीद, एक नक्सली भी ढेर। जैगुआर टीम जब नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर थी तभी मुठभेड़ हुई। सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह से पहले उरी में सेना को बड़ी कामयाबी। घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को जिंदा पकड़ा गया। 7 दिन में सेना ने 7 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी अली बाबर का कबूलनामा। मुजफ्फराबाद के सैनिक कैंप में 9 पाकिस्तानियों के साथ ट्रेनिंग दी गई थी। आईएसआई ने लश्कर में शामिल होने के लिए 20,000 रुपए दिए। कश्मीर में दाखिल होने के लिए और 20,000 रुपए देने का वादा था। आज है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस। हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए तेज होती जागरूकता की मुहिम। भारत में 25 से 60 साल के बीच के लोग हार्ट की बीमारियों से सबसे ज्यादा जान गंवा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की नीलामी के लिए आई बोलियां आज से खोली जाएंगी। 14 अक्टूबर तक मिल सकता है एयर इंडिया को नया मालिक। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल का फैसला। लीग चरण के 8 अक्टूबर को होने वाले आखिरी 2 मैच एक ही समय पर शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। अगले सीजन के लिए 2 टीमों की घोषणा 25 अक्टूबर को होगी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब चलते हैं, जहां कल सिद्धू के इस्तीफे के बाद से सियासी गहमागहमी और भी तेज हो चली है। आज फिर अहम बैठक होने वाली है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब में हलचल तेज। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। पहले 1 अक्टूबर को होनी थी बैठक। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा। सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी। लिखा, पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता। समझौता करने से चरित्र खत्म हो जाता है। कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। पंजाब में ताजा संकट पर कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी कांग्रेस। राज्य के नेताओं को आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा गया। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में विद्रोह की आवाज। रजिया सुल्तान ने भी मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा, सिद्धू उसूलों के आदमी हैं, उन्हें कोई लालच नहीं है। कई और मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबर। सिद्धू के बाद से पंजाब में इस्तीफों का दौर। पंजाब कांग्रेस के महासचिव गौतम सेठ और योगिंदर ढींगरा ने दिया इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी छोड़ा पद। चहल को 7 दिन पहले ही 21 सितंबर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पटियाला में सिद्धू से मिलने पंजाब के कई नेता उनके घर पहुंचे। मंत्री प्रगट सिंह भी शामिल। सूत्रों के मुताबिक प्रगट सिंह भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, सिद्धू से कोई नाराजगी नहीं, उन्हें नाराजगी है तो मिलकर बात करेंगे। मंत्री प्रगट सिंह बोले, सिद्धू से मिलकर बातचीत कर उनको समझा लेंगे। पंजाब में चन्नी सरकार में कामकाज का बंटवारा। सुखजिंदर रंधावा को गृह मंत्रालय दिया गया। प्रगट सिंह को उच्च शिक्षा और खेल मंत्रालय का प्रभार तो डिप्टी सीएम ओपी सोनी को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय। और आइए अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी चलते हैं। देखिए सीएम योगी आज कहां जा रहे हैं और किसने किस पर किया नया सियासी वार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी और सीतापुर दौरा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। समाजवादी पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। जितेंद्र सिंह बोले, बीजेपी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कन्नौज में आज जनसभा। पार्टी के संस्थापक सदस्य कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण।
शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव को अल्टीमेटम, कहा हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए सभी प्रयास कर लिए, अब इंतजार अखिलेश यादव के जवाब का है, नहीं तो हमारी पार्टी सभी 403 सीटों पर दूसरे सेक्युलर लोगों के साथ चुनाव लड़ेगी। ग्रेटर नोएडा में नहीं थम रहा सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण का विवाद, शिलापट से सीएम योगी समेत सभी नेताओं के नाम को काली स्याही से मिटाया गया। धर्मांतरण के आरोपों में घिरे यूपी के आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के लिए एसआईटी का गठन, सरकारी आवास पर धर्म विशेष के खिलाफ बात करने का आरोप। यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा आईएएस अफसर धर्मांतरण का काम करें और अपने आवास पर करें, ये एकदम गलत है, जांच शुरू हो गई है, कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को कस्टडी में लिया, तीनों से अलग अलग कमरे में हो रही है पूछताछ। यूपी के एटा जिले में डेंगू का कहर, एक ही गांव में 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिलने का दावा, स्वास्थ्य विभाग कर गांव वालों ने अनदेखी और लापरवाही के आरोप लगाए। एटा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डेंगू के बढ़ते मामलों को कोरोना जैसी चुनौती बताया, कहा पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता अभियान चलाने के दिए निर्देश, लापरवाही हुई तो अफसरों पर कार्रवाई होगी। मेरठ और आसपास भी डेंगू के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी, मेरठ में डेंगू के 28 नए केस मिले हैं, 70 लोग अभी अस्पताल में भर्ती तो 86 लोग घरों में ही करवा रहे हैं अपना इलाज। गोरखपुर में डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में कमी का दावा, सीएमओ सुधाकर पांडे के मुताबिक 24 घंटे में डेंगू का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। गाजियाबाद के आकाशनगर समेत कई इलाकों में जल जमाव और गंदगी से डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा, लोगों का आरोप अधिकारियों से शिकायतों के बाद भी नहीं उठाए जा रहे हैं कोई कदम। चलिए अब आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं, जहां चक्रवाती तूफान के असर ने आफत ला दी है तो गुजरात पर भी अगले कुछ दिन भारी है। महाराष्ट्र के कोंकण, मराठवाड़ा और मुंबई में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, मुंबई में तेज हवाओं के साथ शुरू हो गई है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे तक रहेगा चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। ओडिशा और आंध्र के तटों से टकराने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान गुलाब, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिलों में तबाही मचाई। मराठवाड़ा में 13 लोगों की मौत, 200 जानवर भी बह गए। मुंबई से सटे भिवंडी में मूसलाधार बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त, कई रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव, सैकड़ों दुकानों में भी पानी घुसा, सामान शिफ्ट करने पर मजबूर हुए लोग। नासिक में लगातार हो रही भारी बारिश की गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, गोदावरी से लगे कई इलाके जलमग्न। गुजरात में चक्रवाती तूफान गुलाब के असर से अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार, वडोदरा में कल भी भारी बारिश हुई, कई इलाके डूबे हुए दिखाई दिए। और अब देश की राजधानी दिल्ली की अहम खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिनमें सियासत भी है, सुनवाई भी, साथ ही रोहिणी कोर्ट शूटआउट से जुड़ा अपडेट भी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कन्हैया कुमार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रतीक हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा 200 सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं, सबसे बड़े विपक्षी दल को बचाना जरूरी है, नहीं तो देश नहीं बचेगा। देश के युवाओं से भी साथ आने की अपील की। कन्हैया ने एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र के सवाल पर कहा मैंने कांग्रेस के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला, मैं कांग्रेसी विचारधारा के साथ ही पला बढ़ा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया के साथ दिखे जिग्नेश मेवानी फिलहाल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन जिग्नेश ने कहा अगला चुनाव कांग्रेस के निशान पर लड़ूंगा और युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का तंज, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस में विलय हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पटाखा बिक्री के खिलाफ दायर याचिका पर आज भी सुनवाई। पटाखों का प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताते हुए उन पर पूर्ण पाबंदी की मांग, लेकिन पटाखा निर्माता कंपनियां पाबंदियों के खिलाफ। चक्रवाती तूफान तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद कम दबाव के क्षेत्र की वजह से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों पर कुदरत का कहर जारी है। महाराष्ट्र के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर इस समय की आपको दे दें। मौसम विभाग ने अगले 4 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई और मुंबई से सटे ठाणे, पालघर, नासिक, इसके अलावा अहमदनगर, नंदुरबार, धुले जिले में अगले 3-4 घंटे में भारी बारिश और
तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। तो मुंबई में बारिश शुरू भी हो गई है। मुंबई में हो रही बारिश पर अभिषेक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में फिलहाल झमाझम बारिश जो है वो देखी जा रही है। मैं फिलहाल हूँ गोरेगांव पूर्व इलाके में। हम फिलहाल देख सकते हैं कि बारिश जो है वो मूसलाधार शुरू है। आने वाले कुछ घंटों में मुंबई के साथ ही नासिक हो, अहमदनगर हो, धुले हो या फिर नंदुरबार हो, इस जगहों पर जो है वो बारिश मूसलाधार से अति मूसलाधार होने की संभावना भारतीय हवामान विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। साथ ही बिजली जो है कुछ जगहों पर गिर सकती है। उसके साथ ही जो हवाओं का जो रुख है वो ज़्यादा हमें देख सकते हैं। पिछले 2 से 3 दिनों से गुलाब जो साइक्लोन है उसकी वजह से महाराष्ट्र में अच्छी बारिश जो है वो हो रही है। कैमरामैन हेमंत कदम के साथ अभिषेक मुठाल, एबीपी न्यूज़, मुंबई। देखिए, मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश ने कैसे तबाही मचाई है, अब आपको वो भी दिखा देते हैं। पालघर में पानी का प्रलय, औरंगाबाद पर मौसम की मार, नदी में तब्दील हुआ नासिक, भिवंडी पर पानी ने किया कब्जा, सैलाब के बीच यवतमाल में जानलेवा सफर, चक्रवाती तूफान गुलाब तो गुजर गया, लेकिन इसके असर से महाराष्ट्र में बड़ी तबाही नजर आ रही है। गुलाब चक्रवाती तूफान के बाद कम दबाव की वजह से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र पर मौसम की बुरी मार पड़ी है। बीते 2 दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। पानी के रौद्र रूप को समझने और समझाने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। नदी नालों की सीमा खत्म हो गई है और रास्तों पर पानी अपनी धार से वार कर रहा है। पानी की रफ्तार के आगे चंद सेकंड में ही दुकानों ने सरेंडर कर दिया। औरंगाबाद की हर गली का आलम कमोबेश यही है। गलियों में पानी की धार बह रही है। ये तस्वीरें नासिक की हैं, जहां गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। संकट मोचक की मूर्ति से लेकर मंदिर तक सब जल समाधि लिए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे नासिक ही गोदावरी की गोद में समा गया है। पानी ने पुल नाले का फर्क खत्म कर दिया है। सड़क के सिरे और सैलाब में फर्क नहीं कर पाना यवतमाल में भी भारी पड़ गया। नांदेड़ से नागपुर जा रही बस उमरखेड़ के पास नाले के तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 2 दिनों से हो रही बारिश ने भिवंडी की सूरत बिगाड़ दी है। बारिश ने बाजार को बंधक बना लिया है। लगातार बारिश की वजह से दुकान के अंदर तक पानी भर गया। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में मूसलाधार बरसात के चलते आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर सैकड़ों दुकानें हैं और दुकानों में पानी घुसा हुआ है। यह पूरा इलाका आप देख सकते हैं जहाँ पर लोग अपनी दुकानों का सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो ये कपड़े का दुकान है और ये कपड़े का सारा जो माल है आप देख सकते हैं कि ऊपर रखा गया है, क्योंकि दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है। शहर को पानी ने जकड़ा हुआ है और लोग गुस्से में उबल रहे हैं। 2 घंटे की बारिश के अंदर आप ये स्थिति देख सकते हो पानी की। यह हमारे भिवंडी का तिनबत्ती का हमारे मार्केट का इलाका है सर, और इसका जिम्मेदार हम पूरी तरीके से कॉर्पोरेशन को मानते हैं सर। आपके चैनल के माध्यम से हम कॉर्पोरेशन को कहना चाहेंगे, ये कॉर्पोरेशन के लोग समझ में आज ऑफिस में बैठ के अंदर ये लोग समझ में सर ये आके आज एक झलक नहीं मारते और आज सर्वे नहीं करते नाले की क्या पोजीशन है। महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों की बारिश में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा जानवर बह गए हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बारिश ने महाराष्ट्र जैसी तबाही मचाई हुई है और चिंता की बात यह है कि आज भी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में भारी बारिश हो सकती है। ठाणे, पालघर में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। गुजरात में 4 दिनों की बारिश का अलर्ट जारी है। दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र में शनिवार तक भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा तेलंगाना के 14 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है।
कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम के इस वार ने जिंदगी की रफ्तार को कहीं पूरी तरह थाम दिया है तो कहीं रफ्तार धीमी हो गई है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन IAS इफ्तिखारुद्दीन की मुश्किलें पड़ गई हैं क्योंकि उन पर सरकारी अधिकारी रहते हुए सरकारी आवास में धर्म परिवर्तन करवाने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। कल तक उनके कुछ सेकंड के 2 वीडियो वायरल थे, लेकिन आज ABP न्यूज के पास इफ्तिखारुद्दीन की पूरी फिल्म मौजूद है। ये पूरा वीडियो तब का बताया जा रहा है जब वो कानपुर मंडल के कमिश्नर थे। उसको न जीने देंगे न मरने देंगे। पहली नजर में आप ये धोखा खा सकते हैं कि ये कोई मौलवी होंगे, जिनके सामने सब कुछ आया है, जो यहाँ से क्योंकि हिंदुस्तान में तेज आवाज के साथ इस्लाम के बारे में ऐसी तकरीरें अक्सर मौलवी या मौलाना ही करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शख्स उत्तर प्रदेश के एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं। नाम है इफ्तिखारुद्दीन, जो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UP SRTC के चेयरमैन भी हैं। इफ्तिखारुद्दीन पर आरोप है कि वो जब कानपुर के कमिश्नर थे तो उन्होंने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। ये भी आरोप है कि धर्म परिवर्तन की तकरीरें उनके सरकारी आवास में होती थी। वायरल वीडियो में वो इस्लाम अपनाने के फायदे बता रहे हैं। वायरल वीडियो में IAS अधिकारी भड़काऊ तकरीर भी कर रहे हैं। सरकार चाहे मायावती की रही हो या फिर अखिलेश यादव की, 1985 बैच के IAS अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन इन दोनों ही सरकारों के करीबी रहे हैं। उनके सामने कई लोग हैं जिन्हें वो धर्म परिवर्तन की शिक्षा दे रहे हैं। अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निजाम दाखिल होना है, तो कैसे होगा? ये हमारे इंसान बैठे इनको ये काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा। 147 करोड़ मुसलमानों, खबरदार हो जाओ और समझ लो कि तुम में से सिर्फ वही बचेगा जो दावत अल्लाह का काम करेगा। इसमें 7 अरब इंसान होंगे। तो अभी कसम खाओ, अभी पक्का इरादा करो कि अभी से हम दावत अल्लाह का काम करेंगे। तमाम बिरादरान दुनिया, जितने दुनिया में इंसान, जितने दुनिया में इंसान, ये तुम लोगों पर सबसे बड़ा फर्ज है। ये तुम लोगों पर सबसे बड़ा फर्ज है। अल्लाह ने इसको अदम से वजूद बख्शा। ये अल्लाह का धोखा देकर के चालबाजी कर रहा है। ये अल्लाह का धोखा। अपने सामने बैठे लोगों को इफ्तिखारुद्दीन न सिर्फ भड़का रहे हैं बल्कि उन्हें डरा भी रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर वो लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे तो अल्लाह पकड़ेगा। अल्लाह क्या कहना चाहता है कि ये जो रसूल हमने भेजा है, ये कुल के इंसानों के लिए अपना रसूल। तो क्या पता चला? ये जो तुम लोग मेरे सामने 20 खड़े हो और तुम्हारे पीछे जो 147 करोड़ खड़े हैं, तुम सब लोग उस नबी की उम्मत में हो, उसकी बिरादरी में हो या उसकी कौम में हो जिसका काम 4.5 अरब लोगों तक अल्लाह की है ना। अगर तुम लोगों ने यह काम न किया तो याद रखना, अल्लाह तुम लोगों को पकड़ेगा। अल्लाह तुम लोगों को पकड़ेगा जैसे असहाबे सबको पकड़ा था। और उसमें सिर्फ वही बचे थे, सिर्फ वही उम्मत बची थी जो दावत का काम करती थी। क्या पता चला? ये जो तुम लोग बीच बीच में IAS इफ्तिखारुद्दीन ऐसी तकरीरें भी करते हैं जिसमें वो कुरान की आयतें बताते हैं। बहुत तेज आवाज में बात करने लगते हैं। अल्लाह ने इसको अदम से वजूद बख्शा। ये अल्लाह का धोखा देगा। ये चालबाजी कर रहा है। ये अल्लाह का धोखा देगा। और ये जो सच्चे मोमिन है उनको धोखा देगा, जिनके सामने सब कुछ आया है, जो यहाँ से लेके आखिरत तक देखते हैं, उनको ये धोखा देगा। लेकिन इसका ब्रेन डैमेज हो गया है। इसका ब्रेन डैमेज हो गया। इफ्तिखारुद्दीन पर एक आरोप ये भी है कि वो जब कानपुर के कमिश्नर थे तो शिकायतें लेकर आने वाले गरीब लोगों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव डालते थे। ये कानपुर के कल्याणपुर में राजकीय उन्नयन बस्ती है। कानपुर में जब मेट्रो का प्रोजेक्ट आया तो इन लोगों के घर उसकी जद में आ रहे थे। ये शिकायत लेकर तत्कालीन कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन के पास गए तो उन्होंने सीधे धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी।
जब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए तो फिर हम लोग जबरन उनके उसमें चले गए 4-5 लोग अपनी फरियाद सुनाने के लिए। तो उन्होंने हमारी फरियाद सुनी नहीं और बस यही कहते कि क्या कहते अपना धर्म परिवर्तन करो। और कोई जात वाला बैठ जाएगा तो वो कह देगा ये बदल, तो क्या हम अपनी जातें बदलते रहेंगे? जो हैं वही तो रहेंगे। इसको छोड़ना तो दूर की बात है। हमें ये भी पता चला है कि आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर ये आरोप सही पाए गए तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। जो भी जबरन या प्रलोभन देकर के इस प्रकार के धर्मांतरण की कार्रवाई करता है, हम ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। और ये जो वीडियो की बात आई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पिछली सरकार का ही वीडियो है। तो पिछली सरकार में अफसर भी कितने बेलगाम थे जो अपने घरों में मदरसे चलाया करते थे या इस तरह के कृत्य कर रहे थे। यूपी में किसी का भी धर्म परिवर्तन करवाने के खिलाफ सरकार ने कानून बनाया हुआ है, लेकिन विडंबना देखिए कि कुछ सालों पहले तक इतना बड़ा अफसर ही इस काम में लगा हुआ था। और देखिए इस खबर पर पूरे अपडेट के साथ हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी। संजय, आपका रुख कर रहे हैं, अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? पहले तो सिर्फ कुछ क्लिप्स आई थी, अब तो पूरी फिल्म सामने आ गई है। बिल्कुल पूरी फिल्म सामने आ गई है और मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या यूँ कहें कि मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। कानपुर पुलिस ने जो वीडियो वायरल हुए थे उनकी जांच की है और उसमें ये सत्य पाया है कि ये जो वीडियो बनाए गए हैं ये कानपुर के मंडलायुक्त यानी कमिश्नर के आवास के हैं। तो एक बात तो पुख्ता होती है कि उस वक्त जब ये वीडियो बनाए गए हैं तो इफ्तिखारुद्दीन कमिश्नर थे और ये तभी के वीडियो हैं। दूसरी बात कि जो एसआईटी जिसको जांच दी गई है, जीएल मीना जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, सीबीसीआईडी के डीजी हैं, वो आज कानपुर जा सकते हैं इस पूरे मामले की जांच की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि देखिए आदर्श 7 दिन का वक्त है और काउंटडाउन आज से शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है। तो निश्चित रूप से एसआईटी को बहुत जल्दी ये जाँच करनी होगी, इसलिए आज जीएल मीना कानपुर पहुँचेंगे और वहाँ जो तथ्य सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, उन सारे वीडियोस की पड़ताल करेंगे। दूसरी बात, पुलिस के हाथ में एक विवादित पुस्तक मिली है। ये देखना होगा कि आगे क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि जांच के लिए कुछ दिन का समय दिया गया है। इन दिनों में इफ्तिखारुद्दीन की मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आएंगी। बात करेंगे पंजाब कांग्रेस की, जहां के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पटियाला में उनके घर पर देर रात तक हलचल रही। सिद्धू के घर पर एक बैठक हुई जिसमें कैबिनेट मंत्री परगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा समेत कई विधायक मौजूद थे और बैठक के बाद विधायकों ने यही कहा कि जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है, यानी मामला सुलझने के बजाय ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की गुगली के बाद पंजाब कांग्रेस में हलचल है। पटियाला से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली तक ये तस्वीरें पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर की हैं। कल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद सिद्धू के घर देर रात तक बैठक हुई। एक के बाद एक कांग्रेस विधायक सिद्धू के घर आते गए और बातचीत के बाद ही कुछ बताने की बात कहकर अंदर चले गए। पर्दे के पीछे सिद्धू के घर में चल रही हलचल की झलक मिलती रही और जब मीटिंग खत्म हुई तो भी बहुत कुछ पर्दे में रह गया। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਰਿਜ਼ੋल्व हो जाएगा। बैठक में शामिल हुए विधायकों ने कहा कि इंतजार करें, जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री और सिद्धू के करीबी रजिया सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है और 2 और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। पंजाब कांग्रेस के 2 महासचिव गौतम सेठ और योगिंदर ढींगरा ने इस्तीफा दे दिया है। गुलजार इंदर चहल ने पंजाब कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू के घर बैठक में शामिल होने वालों में रजिया सुल्ताना भी शामिल थी। उन्होंने सिद्धू को उसूलों वाला आदमी बताया और कहा कि वो पंजाब के लिए लड़ रहे हैं। कि नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है और वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। सियासत की पिच पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ फील्डिंग कर रहे सिद्धू के इस्तीफे के पीछे कई वजहों को अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 नियुक्तियों पर नाराजगी के चलते इस्तीफा दिया है। राणा गुरजीत को मंत्री बनाना, आईपीएस सहोता को डीजीपी बनाना, एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल बनाना,
यानी सिद्धू को लग रहा था कि ना ही मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी चली और न ही अफसरों की नियुक्ति उनके मन मुताबिक हुई। कुछ लोग जो हैं जिनके कारण ये कंट्रोवर्सी सारी इरप्ट हुई है, मेरा ख्याल में वो भी सारे समझदार लोग हैं। बजाय कि वो हाईकमांड का इम्तिहान लें या वो नवजोत सिंह सिद्धू की पेशेंस को टेस्ट करें, इम्तिहान लें, उनका भी फर्ज बनता है कि वो सामने आए और वॉलंटरीली वो स्टेप डाउन करें। इस बीच पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। चन्नी कैबिनेट की मीटिंग पहले 1 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन पंजाब में जारी इस्तीफे और राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए चन्नी ने आज ही बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कांग्रेस सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगी। इस मामले में पार्टी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी। दिल्ली हो चाहे पंजाब, आज दिन भर हलचल रहेगी, सरगर्मियां बढ़ती रहेंगी। हमारे साथ पटियाला से जुड़ रहे हैं सचिन कुमार और दिल्ली से जैनेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, नाम तो नवजोत है लेकिन कांग्रेस में अंधेरा करके चले गए हैं। खैर, आज क्या हलचल रहेगी पंजाब में? जी बिल्कुल, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को पंजाब में जो है अभी संकट में डाल दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। हम नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर इस वक्त खड़े हैं और हलचल जो है सुबह से ही शुरू हो गई है। एक तरफ जहां 10:30 पर कैबिनेट की मीटिंग है, कैबिनेट की मीटिंग से 3 घंटा पहले परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दोनों नए बने मिनिस्टर्स हैं। यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर तकरीबन सुबह 7 बजे ये दोनों मिनिस्टर जो हैं पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दोनों कल रात भी यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर थे, आज सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। 10:30 पर कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैसेज जरूर लेके जाएंगे कैबिनेट की मीटिंग में। यहाँ जो बातचीत हो रही है उसका मैसेज कैबिनेट की मीटिंग में, क्योंकि जिस इमरजेंसी में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है, निश्चित तौर से जो सारी डेवलपमेंट्स पिछले कल से हो रही हैं वो उसमें चर्चा होंगी और परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो हैं उसमें जो है उस कैबिनेट मीटिंग में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि पिछले कल भी मुलाकात बहुत अहम हो जाती है सचिन, क्योंकि यहाँ से वो क्या मैसेज लेकर उस मीटिंग में जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें तमाम लोग मौजूद होंगे। और दिल्ली से हमारे साथ जैनेंद्र कुमार भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, बड़ा सवाल ये कि अब सिद्धू के घर पर एक बार फिर समर्थकों का आना जाना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ आला कमान क्या सोच रहा है, क्योंकि एक तरीके से तो ये पूरी कवायद आर्म ट्विस्टिंग की है। अब इसके जरिए क्या सिद्धू कुछ पालेंगे या आला कमान कुछ सोच भी रहा है इस स्थिति से निकलने की, क्योंकि ये तो पंजाब में एक तरीके से और स्थिति खराब हो रही है। बिल्कुल आदर्श, कांग्रेस आला कमान की को लेकर आपने सवाल पूछा, तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस हाईकमांड और जो लोग पंजाब की गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे दिल्ली से, वो सब हतप्रभ हैं सिद्धू के इस्तीफे को लेकर। वो ये बताते हैं कि हाँ, चन्नी सरकार का जो गठन हुआ, जो चेहरे मंत्री के तौर पर शामिल किए गए, उन्हें जो पोर्टफोलियो मिला और अफसरों की जो नियुक्ति हुई, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुई, तमाम चीजों को लेकर के सिद्धू के सवाल थे और उनकी अलग राय थी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि सिद्धू इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा भी नहीं देंगे बल्कि उसे सार्वजनिक कर देंगे। जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, फिलहाल कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पार्टी वेट एंड वॉच करेगी और साथ ही पंजाब के नेताओं को कहा गया है कि आप लोग आपस में इस मामले को सुलझाने की कोशिश करिए। यानी चन्नी हो, सिद्धू हो, अन्य जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें कहा गया है कि आप इस इशू को रिजॉल्व करिए। फिलहाल कांग्रेस पार्टी यही चाह रही है कि सिद्धू का इस्तीफा जो है वो वापस हो जाए और पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि कुछ आवेश में आकर के उन्होंने फैसला किया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। नजरें टिकी इस बात पर हुई है कि क्या सिद्धू मानेंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने जो है अब तक का उनका दबाव जो है कांग्रेस हाईकमान पर देखने को मिला है, चाहे कैप्टन को हटाना हो या खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना हो। इस बार क्या उनकी दाल नहीं गल रही थी कि उन्हें इस्तीफा सार्वजनिक करना पड़ा? देखना होगा कि आला कमान आगे क्या कदम उठाता है और उस कदम से संतुष्ट सिद्धू होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका। मैदान छोड़कर अपनी बात मनवाने की तरकीब बहुत पहले से सिद्धू अपनाते आ रहे हैं। देखिए कब कब गुरु ने इस्तीफे वाला दांव खेला है। पहले कैप्टन से नाराजगी और फिर इस्तीफा। क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासत की पिच तक बीच में खेल छोड़कर निकल जाना और सामने वाले पर दबाव बनाना, सिद्धू इस रणनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। पंजाब के कैप्टन से रार ठानने वाले सिद्धू कभी इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए थे। उन्होंने माफी मांग ली थी और कहा था कि गलती उनकी थी। बाद में पता चला कि अजहर अक्सर उन्हें कुछ ऐसा बोलते थे जिसे सिद्धू ने गाली समझ लिया।
और इसलिए नाराज होकर वो वापस लौट गए थे। हालांकि इसके बाद अजहरुद्दीन के साथ उनकी कई तस्वीरें भी आईं। बाद में दोनों ही कांग्रेस पार्टी में एक साथ आ गए। इस घटना को 25 साल हो गए, लेकिन सिद्धू का अंदाज वही है। 2004 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर अमृतसर लोकसभा सीट से सांसद बने। 2006 में सिद्धू ने रोड रेज की एक घटना के बाद लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। फरवरी 2007 में उपचुनाव में फिर शानदार जीत हासिल की। 2014 में अमृतसर से टिकट नहीं मिला तो नाराज हुए। 2016 में बीजेपी ने सिद्धू को राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया। 18 जुलाई 2016 को सिद्धू ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 15 जनवरी 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए। 14 जुलाई 2019 को सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 18 जुलाई 2021 को नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 71 दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। साफ है कि सिद्धू अपनी पसंद के पिच पर मन का खेल दिखाना चाहते हैं। उन्हें ये गवारा नहीं कि उनकी बैटिंग के दौरान नॉन स्ट्राइक एंड से कोई दूसरा बैट्समैन रन बनाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।